हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। चैप्टर 9 शुरू करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट पार्ट 2। इसमें हम डेवलपमेंट पढ़ेंगे एडोलेसेंस की और एडल्टहुड की, और उसके बाद एजिंग। तो एडोलेसेंट एज में जो भी डेवलपमेंट होती है, उसके बाद एडल्टहुड में, मिडल एडल्टहुड और यंगर एडल्टहुड में, और लास्ट में जो ओल्ड एडल्टहुड होता है उसको हम एजिंग में भी लेते हैं। तो इसमें जो सबसे पहले शुरू हो रहा है दैट इज एडोलेसेंस। एंड एडोलेसेंस की डेफिनेशन क्या होती है? इट इज़ अ ट्रांजिशन पीरियड। ट्रांजिशन पीरियड मतलब चेंजेस होते हैं जब इसमें हम चाइल्डहुड से एडल्टहुड के बीच का टाइम होता है ये। तो चाइल्डहुड इस टाइम पे जो एडोलेसेंट एज होती है, जो नॉर्मली हम लेते हैं 11 ईयर्स टू 21 ईयर्स की एज लेते हैं एडोलेसेंस। तो इसमें ना तो हम चाइल्ड बोलते हैं बच्चे को, ना ही हम एडल्ट बोलते हैं। तो ये जो बीच के ईयर्स होते हैं ये एडोलेसेंट होते हैं, जिसको हम ट्रांजिशन ईयर्स कहते हैं। और यही पीरियड होता है एडोलेसेंट जिसमें प्यूबर्टी की भी एज होती है, जिसमें सेक्सुअल मैच्योरिटी अचीव होती है, और एडल्ट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी धीरे धीरे मिलना शुरू हो जाती है जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं एडोलेसेंट एज में। सो इट इज़ अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्ड टू एडल्ट दैट टेक प्लेस मोर ग्रेजुअली। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग पीरियड यही होता है एडोलेसेंस के लिए, क्योंकि यहाँ पे उनको खुद की आइडेंटिटी भी क्लियर नहीं होती कि वो चाइल्डहुड में आते हैं कि एडल्टहुड में आते हैं। कई बार उनको लगता है कि उन्हें एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाता है, कई बार उन्हें लगता है, फील होता है कि उन्हें बच्चों की तरह ट्रीट किया जाता है। तो बहुत कन्फ्यूजन होती है उनको भी। प्लस बॉडी में बहुत चेंजेस हो रहे होते हैं जो हम आगे अभी डेवलपमेंट में देखेंगे, उस वजह से उनको बहुत स्ट्रेस होता है इस पीरियड में। सो एडोलेसेंस हैज ट्रेडिशनली बीन व्यूड एज बिगिनिंग विद प्यूबर्टी। तो प्यूबर्टी में क्या होता है, एक रैपिड ग्रोथ होती है, स्पर्ट बोलते हैं जिसको। स्पर्ट मीन्स एकदम से सडनली चीज़ें चेंज हो जानी शुरू हो जाती हैं। सो अ रैपिड स्पर्ट इन फिजिकल ग्रोथ accompanied बाय सेक्सुअल मैचुरेशन। तो फिजिकल ग्रोथ होती है, सेक्सुअल मैचुरेशन होती है, और एडल्ट लाइफ की तरफ आगे बढ़ना शुरू हो जाते हैं। एंड देन दे बिकम एडल्ट आफ्टर दैट। तो फिर उनके बाद उनकी नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एडोलेसेंट के बाद, जो मैरिज की और वर्क प्लेस वगैरह की। सो प्यूबर्टी इज द रैपिड पीरियड ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड चेंज ड्यूरिंग विच इंडिविजुअल्स रीच सेक्शुअल मेच्योरिटी। तो प्यूबर्टी की एज को जो होती है वो पर्टिकुलर नहीं है, जैसे गर्ल्स में प्यूबर्टी एज 11 के बाद होती है, आसपास 11 ईयर्स के आसपास ही होती है। बॉयज़ में 12 ईयर्स के आसपास होती है। तो वो एक एवरेज है, ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम पे प्यूबर्टी सबको अचीव हो। देन द बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस इज सिग्नल बाय सडन इंक्रीज इन द रेट ऑफ फिजिकल ग्रोथ। तो एकदम तो सडन इंक्रीज होगा फिजिकल ग्रोथ में, जिसको मैंने बोला कि ग्रोथ स्पर्ट बोलते हैं। इस वर्ड का मतलब है कि सडन इंक्रीज होना। एंड गर्ल्स के लिए वो थोड़ा जल्दी हो जाता है 10 और 11 ईयर्स की एज में। बॉयज़ के लिए 12 टू 13 ईयर्स की एज होती है, जैसे कि मैंने बोला आपको कि वो एज फिक्स नहीं है, इसी के आसपास एज होती है, डिपेंड करता है। सबके अपने अपने मेटाबॉलिज्म पे भी होता है। बॉडी मेटाबॉलिज्म जिसका फास्ट होगा या जिसका हेल्थ पे भी होता है। एक्चुअली हेल्थ ज़्यादा अच्छी होगी तो जल्दी ग्रोथ स्पर्ट आएगा, वीक होंगे तो लेट होगा। तो बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। बिफोर दिस स्पर्ट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर सिमिलर इन हाइट। तो इसमें क्या होता है कि ग्रोथ स्पर्ट से पहले बॉयज़ गर्ल्स एक जैसे ही दिखते हैं। वो दोनों जो बच्चे होते हैं जब, तो सिमिलर हाइट होती है उनकी और सिमिलर टाइप के लगते हैं। ग्रोथ स्पर्ट के बाद क्या होता है कि एक तो प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है, उस वजह से दोनों में चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दोनों में एक्चुअल जो सेक्सुअल चेंजेस होते हैं, जो, क्योंकि यही वो एज होती है जिस टाइम पे गोनाड्स भी एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जो ग्लैंड्स हैं हमारे गोनाड्स, वो इस टाइम पे पिट्यूटरी ग्लैंड उनको एक्टिवेट करने के लिए जीटीएच हार्मोन को ट्रांसमिट करती है। वो हार्मोन इन ग्लैंड्स को एक्टिवेट करता है, तो इनसे हमारे सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो सेक्सुअल हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो बॉयज़ में अलग होते हैं और फीमेल्स में अलग होते हैं। इस वजह से उनके अंदर वो डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है, बॉयज़ और गर्ल्स वाला। तो जेंडर डिफरेंस जैसे हम बोलते हैं, जो सेक्सुअल डिफरेंस है वो दिखना शुरू हो जाता है। एंड प्राइमरी सेक्स ग्लैंड जो हैं वो डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और सेक्स हार्मोन्स रिलीज होते हैं। जैसे फीमेल्स में होते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। तो एस्ट्रोजन की वजह से फीमेल्स में प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। एंड गर्ल्स बिगिन टू मेंस्ट्रुएट एंड बॉयज बिगिन टू स्टार्ट
प्रोड्यूसिंग स्पर्म। इन एडिशन बोथ सेक्सेस अंडरगो मैनी अदर शिफ्ट्स। तो और भी होता है, जैसे बॉयज़ में एंड्रोजन रिलीज होता है तो उनकी वजह से उनके अंदर सेक्सुअल चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। दोनों हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बॉयज़ के अलग होते हैं, गर्ल्स के अलग। बॉयज़ डेवलप, अब बॉयज़ में कैसे नज़र आना, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं जो हमें बाहर उनके जो फीचर्स में नज़र आते हैं, जैसे फेशियल हेयर, चेस्ट में हेयर, वॉइस डीप हो जाती है, जैसे भारी वॉइस होना शुरू हो जाती है। गर्ल्स में ब्रेस्ट डेवलपमेंट, हिप वाइड हो जाता है और इनकी भी वॉइस हार्श होना शुरू हो जाती है। तो इस टाइप से ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। प्राइमरी क्या होते हैं? प्राइमरी होते हैं जब सेक्सुअल ऑर्गन्स डेवलप होते हैं और गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है और बॉयज़ में स्पर्म प्रोडक्शन। सेकेंडरी होता है जब उनकी फीचर्स में नज़र आने लगती है वो चीज़। सो most girls begin to menstruate by the time they are 13, but for some this process does not start until considerable। तो ये मैंने बोला ना, जैसे एज में भी बहुत फ़र्क होता है। कईयों में प्यूबर्टी जल्दी आ जाती है, वो उनकी हेल्थ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा, और कई बार हार्मोनल चेंजेस भी सबके अलग अलग होते हैं सबकी बॉडी में। तो इसे फिक्स एज नहीं बोल सकते कि सबका सेम ही एज होती है। फेशियल फीचर्स टू ऑफन चेंज ड्यूरिंग प्यूबर्टी। तो फेशियल फीचर्स में चेंज आने लगता है। पहले वो जो बच्चों की तरह फेस दिखता है उसमें थोड़ा सा फर्क आने लगता है, अब थोड़ा मेच्योरिटी दिखने लग जाती है फेस पे। सच एज लार्ज आइज, हाई फोरहेड, राउंड चीक, स्मॉल चिन गिव वे टू अ मोर एडल्ट अपीयरेंस। तो ये बच्चों की जैसे क्या होती है, बड़ी बड़ी आइज होती हैं, बड़ा फोरहेड होता है, राउंड चीक्स होती हैं, स्मॉल चिन होती है। इन सब चीज़ों में अब चेंज आने लग जाता है, अब ये एडल्ट की तरह दिखने लग जाते हैं। एंड दे बिकम मोर फिजिकली अट्रैक्टिव। तो ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टिव दिखते हैं बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द फीचर्स। And some members of both genders retain relatively childlike facial features. For females such as baby faced appearance can be a plus because, तो कईयों का होता है बेबी फेस अपीयरेंस स्टिल कंटिन्यू करते हैं वो कुछ साल तक, प्यूबर्टी में भी उनका टाइम लग जाता है, जल्दी चेंज नहीं होता। कई लोग काफ़ी टाइम तक भी अपनी एज से छोटे नज़र आते हैं। Then gender differences also exist with respect to the effect of early sexual maturation। तो जितना जल्दी सेक्सुअल मैचुरेशन आएगा उतना जल्दी जेंडर डिफरेंस भी होना शुरू हो जाएगा। जेंडर डिफरेंस मतलब कि उनके जो रोल्स हैं, एज अ गर्ल और बॉय एज अ, जो उनके रोल होते हैं, जिस तरह से उनको बिहेव करना है, उनके बिहेवियर में भी फ़र्क जल्दी आना शुरू हो जाता है। सो अर्ली मैच्योरिंग बॉयज सीम टू हैव अ डेफिनेट एज ओवर। अब जो ज़्यादा जल्दी, बॉयज़ के केस में थोड़ा अलग होता है, गर्ल्स के केस में अलग होता है। बॉयज़ में जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं उनको ज़्यादा बेटर फील होता है, वो अपने आप को ज़्यादा पावरफुल फील करते हैं, उनको और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होता है जो जल्दी मैच्योर हो जाते हैं बॉयज़ में। गर्ल्स के केस में उल्टा हो जाता है, जो गर्ल्स जल्दी मैच्योर हो जाती है उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होता है। सो दे आर स्ट्रॉन्गर, मोर एथलेटिक। तो आपने जैसे देखा होगा स्कूल्स में कि जो बच्चे ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं तो उनको इस तरह के जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में उनको बहुत चांसेस मिलते हैं टीम में खेलने के, उनको लीडर बना दिया जाता है क्लास में, मॉनिटर्स, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाती है, क्योंकि जल्दी मेच्योर होता है तो उनका रोल भी वैसे चेंज हो जाता है। सो पार्टली एज अ रिजल्ट ऑफ दीज एडवांटेजेस दे टेंड टू बी मोर सेल्फ एश्योर्ड एंड पॉपुलर। ऐसे जो ज़्यादा अर्ली मेच्योर बॉयज़ होते हैं वो पॉपुलर बहुत होते हैं और लीडरशिप रोल्स उनको बहुत मिलते हैं। तो यहीं पे जेंडर डिफरेंस नज़र आना शुरू हो जाता है। देन कॉन्ट्रास्ट क्या है कि जो जल्दी फीमेल्स में जो जल्दी मेच्योर हो जाती है उनको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होने लगता है, उनकी सेल्फ एस्टीम और डाउन होना शुरू हो जाती है, बिकॉज वो एक तो उनकी हाइट ज़्यादा टॉल हो जाती है अपने क्लासमेट से, इवन बॉयज़ से भी ज़्यादा बड़ी हो जाती है उनकी हाइट, तो वो उनको बहुत ऑड लगता है। एंड देयर इंक्रीज सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस में इनवाइट अनवांटेड सेक्सुअल एडवांस। और दूसरा ये है कि सेक्सुअल अट्रैक्टिवनेस इंक्रीज होने की वजह से जो ओल्डर, जो उनसे बड़े जो लोग हैं, जो बड़े बच्चे हैं उनसे बड़ी एज के हैं, वो भी सेक्सुअल एडवांसेस अनवांटेड आती है उनकी भी। सो इन शॉर्ट द टाइमिंग ऑफ प्यूबर्टी कैन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एडोलेसेंट डेवलपिंग सेल्फ आइडेंटिटीज एंड सो इन देयर लेटर सोशल डेवलपमेंट। तो इस वजह से इनकी सेल्फ आइडेंटिटीज और सोशल डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है बिकॉज ऑफ द टाइमिंग ऑफ द प्यूबर्टी। देन कम्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या क्या होती है इसमें? कॉग्निटिव डेवलपमेंट में क्या होता है, इनके लॉजिकल थॉट्स डेवलप हो जाते हैं। नाउ दे आर केपेबल ऑफ थिंकिंग लॉजिकली, बट ऐसा नहीं है कि केपेबल होने की वजह से सारे बच्चे लॉजिकल सोचना शुरू कर देते हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट बाद में करते हैं इस चीज़ को, बट दे आर केपेबल।
Only 40% of adolescents can solve the kind of problems used by Piaget. तो Piaget की जो स्टेज है फॉर्मल ऑपरेशनल, वो इसी एज को बोलते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, मतलब एडोलोसेंट स्टेज। तो Piaget बोलते हैं कि सिर्फ 40% एडोलोसेंट ही हैं जो सक्सेसफुली जो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर पाते हैं, बट दे आर केपेबल। ऐसा नहीं है कि वो नहीं कर सकते, बट थोड़ा टाइम लग जाता है उनको, तो सब लोग शो नहीं कर पाते उसको। And then there is a theory called theory of mind, which says that their understanding of how they and others think continues to change and develop. तो उनकी अंडरस्टैंडिंग चेंज होती रहती है, डेवलप होती रहती है, क्योंकि माइंड उनका अभी डेवलप हो रहा है। तो डेली नए नए एक्सपोजर्स की वजह से और नई चीज़ें सीखने की वजह से उसकी डेवलपमेंट होती रहती है रेगुलर। And then young children, they take what has been described as realistic approach to knowledge. They believe that knowledge is a property of the real world and there are definite facts or truths that can be acquired. तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक अप्रोच हो जाती है एंड नॉलेज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एंड इन कॉन्ट्रास्ट ओल्डर चिल्ड्रन एंड प्री एडोलेसेंट बिकम अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट experts often disagree that this leads to develop a relativist approach which recognize different people may interpret the same information in contrasting ways. तो यंगर चिल्ड्रन जो होते हैं वो रियलिस्टिक अप्रोच रखते हैं। रियलिस्टिक मतलब फैक्ट्स की बात करते हैं कि जो वर्ल्ड है उसमें उसकी नॉलेज के लिए हमें प्रॉपर फैक्ट्स और ट्रूथ्स होते हैं जिनको हमें सीखना है, जो चेंज नहीं हो सकते, मतलब सबके लिए सेम है। अगर फैक्ट है तो सबके लिए वही होना चाहिए, अगर कोई चीज़ सच है तो सबके लिए वही होना चाहिए। ये है रियलिस्ट अप्रोच। लेकिन जब वो एडोलेसेंट तक पहुंचने लगते हैं, मे बी प्री एडोलेसेंट एज में या उससे बड़े होके, तो देन वो रियलाइज करते हैं कि जो नॉलेज है वो रिलेटिविस्ट अप्रोच है उसकी। रिलेटिविस्ट अप्रोच मीन्स सबके लिए अलग अलग है। दैट मीन्स कि अगर मेरे लिए कोई चीज़ फैक्ट हो सकती है या ट्रूथ हो सकती है, हो सकता है दूसरे के लिए वो ना हो। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट हो सकता है, दो इन्फॉर्मेशन के बीच में कॉन्ट्रास्टिंग वेज हो सकते हैं। तो रिलेटिविटी है मतलब इन्फॉर्मेशन में भी ऐसे नहीं है कि कोई एक इन्फॉर्मेशन है जो परमानेंटली सबके माइंड में सेम तरीके से ही वो मिलेगी। सो डिफरेंट पीपल में इंटरप्रेट सेम इन्फॉर्मेशन इन कॉन्ट्रास्टिंग वेज, कि मतलब मैं किसी इन्फॉर्मेशन को अलग तरीके से इंटरप्रेट करूंगी, दूसरा किसी और तरीके से। तो ये रिलेटिविस्ट अप्रोच है जो इनको बाद में प्री एडोलेसेंट एज और इसके बाद समझ में आने लगती है। तो रियलिस्ट अप्रोच होती है यंगर एज में, और उस टाइम पे आप उनको अगर किसी बात पे कॉन्ट्राडिक्ट करते हो तो वो बोलने लग जाते हैं कि ऐसा नहीं है, हमारी बुक में ये लिखा हुआ है तो यही ठीक है। बेशक आप उसको थोड़ा सा चेंज करके भी बताओ तो वो नहीं मानते। लेकिन बड़े होने के बाद उनको ये चीज़ समझ आ जाती है कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि अगर बुक में कोई चीज़ उस तरीके से लिखी है तो उसके अलावा कोई और तरीका नहीं हो सकता उसको इंटरप्रेट करने का। फिर उसके बाद आता है डिफेंडेड रियलिज्म अप्रोच। तो प्री एडोलेसेंट्स में ही है ये चीज़। डिफेंडेड रियलिज्म मतलब उनको ये पता चल जाता है कि फैक्ट्स और ओपिनियंस में फ़र्क होता है। दे नो दैट फैक्ट्स आर डिफरेंट, ओपिनियंस आर डिफरेंट। अगर फैक्ट हो सकता है तो ओपिनियंस लोगों की अलग हो सकती है। So they continue to believe that there is a set of facts about the world and they are completely true and the differences opinions stem from। तो facts होते हैं कुछ जो सबके लिए ठीक है, truth है सबके लिए, कुछ fact है, but opinions अलग अलग हो सकती हैं। So this is called defended realism approach. Now still later adolescents come to realize that there is no secure basis for knowledge for making decision. They adopt an approach of dogmatism skepticism। डॉगमेटिज्म स्केप्टिसिज्म दो वर्ड्स हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है। डॉगमेटिज्म मतलब किसी चीज़ को ब्लाइंडली फॉलो करना और स्केप्टिसिज्म मतलब किसी चीज़ पे डाउट करना। तो इस एज में ये अप्रोच जो फॉलो करते हैं डॉगमेटिज्म एंड स्केप्टिसिज्म, मतलब कुछ चीज़ों को तो वो बिल्कुल ही ब्लाइंडली फॉलो करेंगे विदाउट एनी क्वेश्चनिंग, और कुछ चीज़ों पे वो हमेशा ही डाउट करेंगे। तो ये अप्रोच हो जाती है। Some adolescents realize that while there are no absolute truth, there are better or worse reasons for holding certain views. तो कुछ आगे जाके उनको थोड़ा बहुत और ये चीज़ समझ में आती है कि कोई भी चीज़ एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं है। एब्सोल्यूट मतलब हर किसी की नज़र में देखा जाए तो वो चीज़ सही नहीं है, सबके अपने अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। एंड देयर आर बेटर और वर्स रीज़न, और सबके अपने बेटर और वर्स रीजंस हैं अपने व्यूज़ को रखने के लिए।
This approach is called post-skeptical rationalism. So this is a kind of thinking democratic society wish to encourage among their citizens, because the only people capable of thinking in this way can make the kind of informed judgment necessary for free elections. तो यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छी बात बताई है कि कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री है वो हमेशा यही चाहेगी कि उनके जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी अप्रोच होनी चाहिए पोस्ट स्केप्टिकल रैशनलिज्म। पोस्ट स्केप्टिकल रैशनलिज्म अप्रोच का मतलब ये है कि हमेशा ज़रूर नहीं है कि जो एक बार जो चीज़ बोल दी वही सही होगी। उसको इंटरप्रेट करने का या अपने खुद के व्यूज़ रखने का बहुत बेटर रीज़न भी हो सकता है, बहुत वर्स रीज़न भी हो सकता है। सबके अपने अपने एक तो ओपिनियंस हो सकते हैं और सबके अपने रीज़न्स हो सकते हैं। किसी के लिए उस चीज़ को ना मानने का बहुत अच्छा रीज़न भी हो सकता है और किसी को उसको मानने का बहुत ख़राब रीज़न भी हो सकता है। तो इस तरह की अप्रोच रखना किसी भी कंट्री के लिए उनके सिटीजन्स में बहुत ही बेटर माना जाता है, क्योंकि अगर इस तरह की थिंकिंग लोग रखेंगे तो ही वो इन्फॉर्म्ड जजमेंट कर पाएंगे इलेक्शंस के टाइम पे जब भी उन्हें चूज करने होंगे अपने लीडर्स। सो दिस इज द थिंकिंग विच वी डेवलप ड्यूरिंग एडोलेसेंट पीरियड। सो नेक्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट ड्यूरिंग एडोलेसेंट। नाउ अभी हमने जो देखा वो थी फिजिकल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होती है। नाउ कमिंग टू इमोशनल चेंजेस, इमोशनली तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होता ही है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं इसमें, बहुत ज़्यादा। सो ह्यूज स्विंग्स इन मूड एंड टर्बुलेंट आउटबर्स्ट ऑफ इमोशन। बहुत गुस्सा आ जाना, अपने गुस्से को निकाल देना बहुत ज़ोर से, इस टाइप की चीज़ें बहुत होती हैं। एंड लार्ज नंबर ऑफ टीनेजर्स वोर बीपर्स एंड वर सिग्नल्ड एट रैंडम एट टाइम्स थ्रू आउट एन एंटायर वीक। तो ये स्टडी करी थी एक इस इशू के ऊपर, जहाँ पे उनको टीनेजर्स को बीपर्स पहनाए थे। बीपर मतलब जैसे बीप बीप की आवाज़ जिसमें आती है, या सिग्नल करते थे उनको। व्हेन सिग्नल दे एंटर्ड देयर थॉट्स एंड फीलिंग्स इन अ डायरी। तो जब उनको इस टाइप से सिग्नल करते थे तो उनको अपने डायरी में थॉट्स लिखने होते थे। Results indicated that they did show more frequent and larger swings in mood than those shown by older। तो मतलब जब भी उनको ऐसा लगता था कि उनका मूड ख़राब हो रहा है या चेंज हो रहा है तो उनको बीप करके या सिग्नल दिया जाता था, जिससे उन्हें डायरी एंट्री करनी होती थी और डायरी में वो लिखते थे कि उनको कैसा फील हो रहा है। तो इसके फाइंडिंग्स ये थे कि ये देखा गया कि उनके मूड स्विंग बहुत जल्दी होते हैं और बहुत जल्दी क्विकली होते हैं, और कई बार तो मिनट्स में चेंज भी हो जाता है। ओल्डर पीपल में क्या होता है, थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा सोच के, और लेस फ्रीक्वेंटली मूड स्विंग होते हैं, बट टीनेजर्स में बहुत फास्ट होते हैं। Other widely accepted views about adolescent emotionality, however, do not appear to be correct. For instance, it is often assumed that adolescence is a period of great stress and unhappiness। तो ये कह रहे हैं कि जनरली ये माना जाता है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल पीरियड होता है एडोलेसेंट्स के लिए, और थोड़ा सा अनहैप्पी पीरियड होता है, बिकॉज बहुत डिफरेंस इन ओपिनियन होती है पेरेंट्स के साथ, और बहुत ज़्यादा रिबेलियस हो जाते हैं। In fact, most adolescent report feeling quite happy and self confident। तो अब जैसे ये 96 की बात कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि अब थोड़े से ओपन होने की वजह से ज़्यादा आपस में जो पेरेंट्स और चिल्ड्रन का, जो बच्चों का रिलेशनशिप है वो थोड़ा ओपन हो गया। तो नाउ इस रिपोर्ट में बोल रहे हैं कि दे आर फीलिंग क्वाइट हैप्पी एंड सेल्फ कॉन्फिडेंट, कि जो एडोलेसेंट है वो अपने आप को बहुत हैप्पी और सेल्फ कॉन्फिडेंट मानते हैं, ना कि अनहैप्पी और डिस्ट्रेस्ड। And most teenagers report that they enjoy relatively good relationship with their parents। तो ये थोड़ा सा अब चेंजेस आ गया पहले से। now they are enjoying good relationship with their parents, और कुछ जैसे वैल्यूज़ में या फ्यूचर प्लान में और चीज़ों में उनके और पेरेंट्स के व्यू पॉइंट बहुत आपस में मिलते हैं। जो फ्रिक्शन होती है, जहाँ पे फ्रिक्शन का मतलब जहाँ पे उनका आपस में डिसएग्रीमेंट होता है, वो इस टाइप की बातें, जैसे लेजर टाइम कहाँ पे स्पेंड करना चाहिए उनको अपना, जैसे एडोलेसेंट में भी स्पेंडिंग देयर लेजर टाइम टॉकिंग टू देयर फ्रेंड्स। तो लेकिन पेरेंट्स उनको कहें कि इसकी जगह पे आप बुक पढ़ लो या कुछ और करके, तो इस चीज़ में उनका आपस में डिसएग्रीमेंट रहता है। मनी कैसे स्पेंड करें उस चीज़ों में डिसएग्रीमेंट रहता है। कहीं कहीं पे अपने फ्रेंड्स सर्कल चूज़ करने में भी बहुत डिसएग्रीमेंट होता है उनका।
सेक्सुअल बिहेवियर पे भी बहुत ज़्यादा, बिकॉज वो जनरेशन गैप की वजह से। तो थोड़ा सा अब इसमें चेंजेस आए हैं, क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग या स्ट्रिक्टनेस होती थी पेरेंट्स में, तो उस वजह से ये पीरियड जो था वो एडोलेसेंट के लिए बहुत मुश्किल हो जाता था। बट नाउ बिकॉज आफ्टर 96 इस रिपोर्ट में ये पता चला है कि अब जो एडोलेसेंट्स हैं वो थोड़े से बेटर, पहले से कॉन्फिडेंट ज़्यादा और हैप्पी हैं। दे आर नॉट वेरी उस तरह से नहीं है जैसे पहले स्ट्रेस्ड होते थे बहुत ज़्यादा। तो ये इमोशनल चेंजेस में आता है। प्लस इसमें फिर पेरेंटिंग स्टाइल्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि पेरेंट्स किस तरीके से पेरेंटिंग करते हैं। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।